हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ है पेपर 2 की, दैट इज़ होम साइंस कोड नंबर 12। तो आज हम मॉड्यूल के हिसाब से करेंगे। सो एज पर योर सिलेबस आपकी फर्स्ट मॉड्यूल है फूड साइंस एंड योर सेकेंड मॉड्यूल इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये दोनों स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है क्वेश्चंस की वो इन्हीं दो मॉड्यूल से होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन C, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में भी इस बार आया है कि इसके सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट टाइम आ सकता है विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसके हम फूड सोर्सेज की बात करें तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या फिर हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारे आपके विटामिन C के सोर्सेज होते हैं। फंक्शंस का हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो इसके मेन फंक्शंस में आपका आता है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कुछ इसके मेन फंक्शंस हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विटामिन C के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। ऑप्शंस आर फर्स्ट इज डर्मेटाइटिस, सेकेंड इज जिंजिवाइटिस, थर्ड is edema, fourth is delayed wound healing, and last option which is given is hemorrhagic condition. तो अब हम 1 to 1 इसको एक्सप्लेन करें तो व्हाट इज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज अ कंडीशन इन्फ्लामेशन ऑफ योर डर्मा। डर्मा इज योर स्किन। तो जो स्किन इन्फ्लामेशन की बात आती है, जब आपने नायसिन की डेफिशिएंसी पढ़ी थी जिससे आपका पिलाग्रा की कंडीशन होता है, तो पिलाग्रा में था कि 3D की कंडीशन होती है जिसमें आपका डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया इंक्लूडेड होता है। तो ऑब्वियसली विटामिन C की डेफिशिएंसी में आपका डर्मेटाइटिस नहीं आएगा और आपको इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन जो है वो आपके सही है और कोई भी 2 गलत है। नेक्स्ट कम्स जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस इज द कंडीशन विच अफेक्ट्स योर गम्स। जब आपके गम्स जो होते हैं उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज जिंजिवाइटिस विच इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी। जब भी एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो वो आपके गम्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट कम्स अडीमा। अब अडीमा क्या होता है? अडीमा होता है वाटर रिटेंशन। जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है बॉडी, यानी कि आपको स्वेलिंग फील होगी। अगर आपके हैंड में वाटर रिटेंशन है आपको वो स्वेलिंग फील होगी वहाँ पे। तो जो अडीमा होता है वो विटामिन C की डेफिशिएंसी का सिम्टम नहीं होता। अडीमा हमेशा जब भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसी केस में अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में 2 से 3 केस होते हैं, क्वाशियोरकर, मैरिस्मस एंड इंटरमीडिएट स्टेज। तो जो क्वाशियोरकर होता है उसमें भी आपने अडीमा देखा होगा। तो जहाँ पे भी प्रोटीन डेफिशिएंट होता है वहाँ पे अडीमा होता है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसके ऑप्शंस नहीं होंगे, तो बाकी ये जो बचे हुए 2 हैं वो आंसर हो जाएंगे, दैट इज़ 2, 4 एंड 5। और ऑब्वियसली वुंड हीलिंग, तो जब भी आपको कोई भी घाव होता है तो विटामिन C अगर डेफिशिएंट होता है तो उस घाव को भरने में आपको टाइम लगता है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। कि अगर आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो रही है, इनहिबिट का मतलब होता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपने पढ़े होंगे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अब जो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, फर्स्ट इज लो गैस्ट्रिक एसिडिटी, सेकेंड इज एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड इज एनिमल प्रोटीन, फोर्थ इज फाइटिक एसिड एंड फिफ्थ इज टैनिन्स।
तो इसमें से भी आपको कोई 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात की तो उसमें आपके फाइटेट्स, टैनिन्स, ऑक्सलेट्स, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4 एंड 5। जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें आपका फाइटिक एसिड है, एंड जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है उसमें आपका टैनिन्स दिया हुआ होता है। तो ये दो तो 100% आपके ऑप्शन होंगे ही होंगे। तो पहले 3 में है लो गैस्ट्रिक एसिडिटी, सेकंड इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट नहीं करता है बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब क्योंकि फेरस टू फेरिक एसिड जो कन्वर्जन होता है आपकी बॉडी में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। तो फर्स्ट जो है आपका लो गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये 3 ऑप्शन होते हैं जो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। लो गैस्ट्रिक एसिडिटी, एसिडिटी मतलब जो वो आपकी पीएच होती है, वेदर इट इज़ एसिडिक एंड बेसिक। तो एसिडिक बिहेवियर अगर कम हो जाता है यानी कि पीएच जो होती है वो कम हो जाती है, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट जो आपका फाइटिक एसिड और टैनिन्स, और इसकी जगह पे अगर आपका ऑक्सलेट्स, ऑक्सैलिक एसिड होता तो वो भी इसका ऑप्शन होता है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर आपको जहाँ भी दिख जाए वो आपके कोई भी न्यूट्रिएंट हो, वेदर इट इज़ मैक्रो, माइक्रो, ट्रेस मिनरल हो या कुछ भी हो, उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट ही करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर रिकमेंडेड इन डायबिटिक डाइट। अब जिसने कार्ब्स पढ़ा है या फिर थेरापेटिक डाइट्स पढ़ी हैं या फिर जो कार्ब्स की क्लासिफिकेशन है, मोनोडाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका असर्शन सिंपल सा दिया हुआ है दैट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब डायबिटिक पेशेंट्स क्या होते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल रिकमेंडेड लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है। अब उसमें क्या कंडीशंस होती है? उसमें 2 कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट वन इज जो हार्मोन है आपका जो पैनक्रियाज सीक्रेट करती है, दैट इज इंसुलिन, एंड सेकंड इज ग्लूकागोन। जो आपका पैनक्रियाज ग्लैंड होती है उसमें आपके 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट इज अल्फा सेल्स एंड सेकंड आर बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो होता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल का जो हायर रेंज है उससे उसको ज़्यादा नहीं जाने देता, उसको कम रखता है। और जो ग्लूकागोन का काम होता है इससे ऑपोजिट, जो बॉर्डर लाइन नीचे की होती है उससे कम नहीं जाने देगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। वो होता है ना कि कोई भी चीज़ अपनी रिकमेंडेशन से अगर ज़्यादा होती है दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, अगर वो रिकमेंडेशन से कम होती है दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ इट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया विच मीन्स हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड अगर कम हुआ इट विल लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये है आपके 2 कंडीशंस। अब आपकी डायबिटीज़ में क्या होता है, जो आपका लेवल है ब्लड ग्लूकोज का वो ज़्यादा हो गया, उस केस में आपने क्लासिफिकेशन में पढ़े थे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में आता है आपका योर मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स जिसमें आपका फाइबर भी प्रेजेंट होता है विच इज़ इनडाइजेस्टिबल कार्ब्स। तो जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप उनको इनटेक करते हो तो वो अल्टीमेटली बहुत जल्दी क्विकली डिसॉल्व होते हैं, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक अप करते हैं। बट उसके ऑपोजिट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो धीरे धीरे जाके डिसॉल्व होते हैं जिससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इनका जो असर्शन था कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को, दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, बिकॉज अगर आप सिंपल कार्ब्स उनको दोगे तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले से ही राइजन अप है, और अगर आपने सिंपल कार्ब्स दे दिया तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कम्स टू रीज़न। रीज़न इज द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देखा है, जब आपने कार्ब्स पढ़ा था उसमें एक टर्म आया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ कार्ब्स।
सेम रिलेशन जो आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब से होता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं उसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं, एंड जो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं उसमें आपके सिंपल कार्ब्स आते हैं। मतलब जो असर्शन में बात लिखी गई थी वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया कॉम्प्लेक्स कार्ब से और रीजन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से। अब जिसको नहीं पता होगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने चाहिए एंड रीजन इज बिकॉज दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 100% ये क्वेश्चन राइट है। असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों इसके सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें आपके 2 कॉलम्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू मैच with the correct option। जो फर्स्ट रो है लिस्ट 1 उसमें है फॉलिक एसिड, आयरन, नायसिन, फॉलिक एसिड, नायसिन, कैल्शियम एंड राइबोफ्लेविन। और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपके 7 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज टिटैनी, सेकंड इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है या काइलोसिस है, ये कोई भी कंडीशन होती है वो डायरेक्ट राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होती है। वो यहीं पे वो क्वेश्चन को सही कर देगा। नेक्स्ट इज अडीमा, नेक्स्ट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑब्वियसली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैसल नेकलेस। Next is microcytic anemia and last option which is given is neuropathy। अब जब आप इसके ऑप्शंस पे जाओगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं तो फॉलिक एसिड डायरेक्टली जाके आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से कनेक्ट करेगा। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर B12 यहाँ पे होता है दैट इज साइनोकोबैलामिन, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे परनीशियस एनीमिया होगा। तो फॉलिक एसिड से आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी विच डायरेक्टली रिलेटेड टू माइक्रोसिटिक एनीमिया। नायसिन डेफिशिएंसी की अगर आप बात करते हो उससे पहले कैल्शियम, राइबोफ्लेविन जहाँ पे है, राइबोफ्लेविन के मेन सिम्टम्स होते हैं आपके एंगुलर स्टोमेटाइटिस, काइलोसिस, ग्लोसाइटिस विच विल अफेक्ट योर माउथ एरिया। तो इन 3 ऑप्शन से आपका डायरेक्ट जो आंसर है मैच द फॉलोइंग का वो ठीक हो जाएगा। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which of the following will affect the hemoglobin synthesis, and the options are iron, calcium, iodine, zinc and fluorine। तो जितने भी ऑप्शंस है डायरेक्टली आयरन ही एक ऐसा है जो रिलेट करता है आपके ब्लड के साथ, आपके आरबीसी के साथ, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ। उसके अलावा कैल्शियम, आयोडीन, जिंक एंड फ्लोरीन, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के साथ। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ये न्यूट्रिशन साइंस के थे। इसके अलावा न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछ सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो आपके न्यूट्रिशन के पार्ट से ही आते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।